ठीक 4 दिन पहले दोनों चुनावी राज्यों यानी महाराष्ट्र और झारखंड का माहौल क्या है? दोनों चुनावी राज्यों में कौन सरकार बनाने की स्थिति में है? झारखंड में जेएमएम ही रहेगी या फिर बीजेपी आएगी? महाराष्ट्र में भाजपा की जाने का समय आ गया है या फिर नहीं? आज के इस वीडियो में हम इसी को समझेंगे। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करेंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र में 2 सर्वे आए हैं। दोनों सर्वे आपको दिखाऊंगी और उसके बाद महाराष्ट्र के पत्रकार क्या कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहला सर्वे है लोकपोल का सर्वे। ये देखिए, ये दोस्तों, झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर की जो तस्वीरें, जो सर्वे सामने निकल के आ रहे हैं, उनको देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी से ही हार मान ली है। अभी से ही उन्होंने मैदान पूरी तरह से छोड़ दिया है। नागपुर के अंदर रैली करने अमित शाह जी गए थे, लेकिन वो भी रैली करके नहीं आए, वापस लौट आए हैं। लगने लगा है कि गई भैंस पानी में। क्या कुछ महाराष्ट्र के अंदर से निकल के आ रहा है? हमारे साथ प्रज्ञा मिश्रा जी मौजूद है, उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार दोस्तों, वोटिंग से ठीक 4 दिन पहले दोनों चुनावी राज्यों यानी महाराष्ट्र और झारखंड का माहौल क्या है? दोनों चुनावी राज्यों में कौन सरकार बनाने की स्थिति में है? झारखंड में जेएमएम ही रहेगी या फिर बीजेपी आएगी? महाराष्ट्र में भाजपा की जाने का समय आ गया है या फिर नहीं? आज के इस वीडियो में हम इसी को समझेंगे। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करेंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र में 2 सर्वे आए हैं। दोनों सर्वे आपको दिखाऊंगी और उसके बाद महाराष्ट्र के पत्रकार क्या कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहला सर्वे है लोकपोल का सर्वे। ये देखिए, ये रहा। ये सर्वे कहता है कि इसके बाद महाराष्ट्र में महायुति का सफाया होने जा रहा है। लोकपोल के सर्वे में महायुति यानी एनडीए बहुमत के आंकड़े 145 से बहुत पीछे दिखाई दे रहा है। लोकपोल के सर्वे में बीजेपी 128 तक पहुंचती हुई दिख रही है। इंडिया यानी महाविकास आघाड़ी को इस सर्वे में 162 सीटें दी गई हैं। लगभग 46% वोट इंडिया के पक्ष में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य के खाते में ज्यादा से ज्यादा 14 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अब महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े महाराष्ट्र के इस चुनाव पर ठीक 3 दिन पहले क्या कहते हैं वो भी हमें जानना चाहिए। उनकी नजर में महाराष्ट्र कौन जीत रहा है वो भी आपको समझना चाहिए। सुनिए। मैं अभी आज ही सुबह महाराष्ट्र से वापस आया। करीब करीब 10 दिन मैं महाराष्ट्र में ही था। मैं विदर्भ से लेके मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबई, ठाणे, कोकण, संभाजीनगर यानी वहाँ मराठवाड़ा होते हुए खानदेश, धुलिया मेरा आखिरी स्टॉप था। कल रात को मैं धुलिया था और आज आया। बाय एंड लार्ज वो जो पोल सर्वे बता रहा है, मैं थोड़ा सा इसका उल्टा जाता हूँ। मैं हमेशा ये देखता हूँ कि सत्ता पक्ष कितना रिटेन करता है अपनी सीटें। भाजपा कितनी सीटों पे लड़ती है वो मायने नहीं रखती। भाजपा जो रिटेन करती हुई सीटें दिख रही है मुझे, वो 70 से 80 के बीच में भाजपा को सीटें मिल सकती है। 70 से 80 सीटें। और अजीत पवार ये 10 से नीचे आ सकते हैं और एकनाथ शिंदे 20-25 के बीच में रह सकते हैं। यदि ये आंकड़ा हो गया तो ये 120 पे रुक जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा। महाराष्ट्र में मैजिक फिगर जो है वो 146 का है। 146 पे आप सरकार बना लेते हैं। बाकी बचा हुआ खेल जो है वो महायुति का होगा। लेकिन फिर उस हिसाब से महायुति यदि 120 पे आ जाती है तो बाकी बची हुई सीटें महाविकास आघाड़ी को मिलनी चाहिए। लेकिन उसमें ये हो नहीं रहा है। उसमें इसलिए नहीं हो रहा है कि इंडिपेंडेंट बहुत जीत रहे हैं। तो दोस्तों, आपने अशोक वानखेड़े को महाराष्ट्र में क्या होने वाला है इस पर सुना। अब हमारे पास लोक नीति का भी एक और सर्वे है। सर्वे देखिए, सर्वे से किस तरह से नींद उड़ी हुई है बीजेपी की। दोस्तों, लोक नीति के सर्वे में महाविकास आघाड़ी के दलों को अलग अलग बांटा है। इसमें कांग्रेस को 68, उद्धव वाली शिवसेना को 41 सीटें, शरद पवार वाली एनसीपी को 44 और छोटे दलों को 5 सीटें दी हैं। तो कुल महाविकास आघाड़ी की सीटें अगर जोड़ें तो ये होती है 158 सीटें कांग्रेस के गठबंधन को बहुमत मिलता हुआ साफ दिखाई इंडिया दे रहा है। को। अब दूसरी तरफ महायुति यानी एनडीए खेमे में लोक नीति ने बीजेपी को 79 सीटें दे दी हैं। शिंदे वाली शिवसेना को 23 सीटें, अजित पवार को 14 सीटें और दूसरी छोटी पार्टियों को 15 सीटें दे दी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर महायुति यानी एनडीए को 131 सीटें जाती हुई दिख रही है, बहुमत से नीचे, बहुमत के 145 के आंकड़े से बहुत पीछे, बहुत नीचे। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगहों का चुनाव छोड़कर नरेंद्र मोदी विदेश चले गए हैं। 5 दिन तक विदेश दौरे पर ही रहेंगे। अब ये पहली बार हो रहा है कि चुनाव छोड़कर मोदी विदेश जा रहे हों। इससे पहले कभी नहीं हुआ कि भारत में पार्षदी का भी चुनाव चल रहा है और मोदी विदेश के दौरे पर चले जाएं। 2 राज्यों में चुनाव है और मोदी का विदेश जाना वाकई हैरान करता है। प्रधानमंत्री को यदि गारंटी है जीतने की तो वो अपना स्टे बढ़ाते हैं, रोकते महाराष्ट्र के क्रेडिट लेने के लिए। आप यूपी का पहला चुनाव देखिए कैसे वो 3 दिन तक रुके थे यूपी में, बनारस में, आखिरी 3 दिन। तो फिर हार मान ली है क्या कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, गई भैंस पानी में? हो सकता है कि उन्हें लगा कि वो
कटेंगे बटेंगे जो उन्होंने हरियाणा में किया वो नहीं हो सकता महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना भी है और राष्ट्रवादी कांग्रेस भी है शरद पवार की। और मैं बार बार कहता कि कांग्रेस इजी टारगेट क्यों होती है, कांग्रेस के नेता क्यों बिक जाते हैं? उनको लगता है कर्नाटक में सरकार है, तेलंगाना में है, हिमाचल में है। जितने कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और ऑफिस बियरर है वो तो एक राजा जैसी जिंदगी जी रहे हैं। 3-3 राज्य सरकारें उनके पास है, किस चीज की कमी है? जी। लेकिन शरद पवार और उद्धव ठाकरे यदि महाराष्ट्र में हार जाते तो उनके पास क्या है? अखिलेश यदि यूपी हार जाते तो उनके पास क्या है? इसलिए ममता यदि बंगाल हार जाती तो उनके पास क्या होगा? स्टैलिन कर्नाटक हार जाता तो तमिलनाडु हार जाता तो उनके पास क्या है? इसलिए वो जब अपने राज्य पे आती तो पूरे ताकत के साथ लड़ते। वहां स्लीपर सेल वाला खेल ज्यादा नहीं चलता। अच्छा। हालांकि हर जगह स्लीपर सेल तो है ही थोड़े, तो वहां बीजेपी को बहुत डिफिकल्ट जाता है। जी। कांग्रेस को पता है क्या, मैंने बोला हार जाएगी भाई कांग्रेस, बोले हार गए तो क्या फर्क पड़ता है, इतनी चुनाव हारे एक और सही। महाराष्ट्र ये नेताओं की, बहुत सारे नेताओं की सोच है, इतने चुनाव हार गए तो एक चुनाव और सही। जेएमएम ने भारतीय जनता पार्टी के दांत बहुत खट्टे किए हुए हैं। जेएमएम में कल्पना सोरेन के लिए लोगों का भरोसा जिस तरह से जागा है वो अकल्पनीय है। कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद राजनीति में आई है, लेकिन उनकी रैलियों में आ रही भीड़ मोदी और शाह की रैलियों को टक्कर दे रही है। कल्पना सोरेन जिस स्टाइल में और जिस आक्रामकता के अंदाज में रैलियां कर रही हैं, उनको देखकर लगता ही नहीं है कि उनको राजनीति में अभी 1 साल पहले ही उनका डेब्यू हुआ है। कल्पना सोरेन झारखंड में उल्टे पैर भगा दिया है। जो घर भी संभालती है, जो रंग भी संभालती है, जो मंच भी संभालती है, इस बार झारखंड की मैया हमारा आशीर्वाद, आप अपना आशीर्वाद धीरे न धीरे मैया 20 तारीख को 1 नंबर का बटन दबा करके तीर धनुष में उसमें बटन दबा करके अपना प्यार जताना है। अब दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने कमान संभाल ही रखी है। मोदी शाह की जोड़ी को झारखंड में कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की जोड़ी मात दे रही है। झारखंड में आज की तारीख में इंडिया का पलड़ा भारी दिख रहा है। अगर चुनाव आयोग ने अपना काम ईमानदारी से किया तो झारखंड में सरकार बदल जाने का जो क्रम है वो टूट सकता है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जातिगत जनगणना के मुद्दे पर और संविधान के मुद्दे पर मजबूती से घेरी हुई है भाजपा। मैं चुनौती देती हूँ मोदी जी को, अमित शाह जी को, मैं चुनौती देती हूँ कि मंच पे खड़े होकर कह दें कि वो जाति जनगणना करवाएंगे। और देश का प्रधानमंत्री खुलकर स्टेज में झूठ बोलता है, कहते हैं कि राहुल गांधी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। बताइए, राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चला है कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा में। हर रोज हम कहते थे संविधान को बचाना है। दोस्तों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मोदी और शाह को घेर रखे हैं। कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन, शरद पवार की पार्टी, उद्धव की पार्टी, सब मिलकर लोकल इश्यूज पर फोकस कर रहे हैं। स्थानीय भाषाओं में बीजेपी पर टूट पड़ रहे हैं। परिणाम क्या होगा वो रिजल्ट वाले दिन ही पता चलेगा। लेकिन ये पहला ऐसा चुनाव दिखाई दे रहा है जहां विपक्ष बहुत मजबूती के साथ बीजेपी गठबंधन के सामने चट्टान की तरह खड़ा है। तो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से कहा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मैदान छोड़कर यहां से हट चुके हैं, किस तरह से उन्होंने हार मान ली है। सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि आज उनको महाराष्ट्र के अंदर मौजूद होना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर उनको रैलियां करना चाहिए थी, लेकिन उन्होंने रैलियां नहीं की। जिस तरह से अशोक वानखेड़े जी ने बहुत बड़ा खुलासा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हो सकता है कि उनको दूर से ही अपनी हार नजर आ गई, इसलिए उन्होंने वहां पर स्टे नहीं किया, यानी कि वो इसलिए वहां पर नहीं रोके और उन्होंने ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया ताकि उस हार का ठीकरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सर पर ना फोड़ा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर 1% भी
उम्मीद होती जीतने की तो वो वहां पर अपनी वाहवाही के लिए यानी कि अपने क्रेडिट के लिए वहां पर रुकते और वहां पर चुनाव प्रचार और प्रसार करते, ऐसा अशोक वानखेड़े जी का कहना है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने बुरी तरह से अमित शाह और मोदी जी को घेरा हुआ है। जिस तरह की बात पहले कही जा रही थी कि अब की बार 400 पार, अगर 400 पार करा दोगे तो हम संविधान बदल देंगे। अब आप लोग देखिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है, फिर बदलना चाहती है। अब जरा आप लोग सोच लीजिए कि मंच से किस तरह से झूठ बोलकर दूसरों के ऊपर मरने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट के अंदर जो सर्वे बताए गए हैं कि किस तरह से महायुति गठबंधन और महाअघाड़ी गठबंधन किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, किस तरह से एनडीए सरकार हर सर्वे के अंदर पराजित होते हुए नजर आ रही है, वहीं पर इंडिया अलायंस जो है जीतता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सर्वे पर ट्रस्ट करना काफ़ी मुश्किल है। सर्वे पहले भी हरियाणा के अंदर किए गए थे जिसमें कांग्रेस पार्टी जीत रही थी, लेकिन रिजल्ट जो सामने निकल कर आए वो सबकी कल्पना से बाहर थे। खैर, आज की इस रिपोर्ट के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।